क्लास 8th साइंस चैप्टर 12। फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रिक्शन अपोजेस द डैश बिटवीन सरफेस इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। फ्रिक्शन किसको अपोज करता है? जनरली आप मोशन बोलते हो है ना, लेकिन फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन। लेकिन मैंने तुम्हें जब इस फ्रिक्शन की डेफिनेशन बताई थी तो बताया था फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन। अब मैं तुम्हें रिलेटिव मोशन समझाता हूं बेटा। रिलेटिव मोशन एक्चुअली होता क्या है, आप एक चीज पे ध्यान देना। अगर ये कोई ए है, ये इधर जा रहा है और इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, और जो बी है वो भी इधर जा रहा है, इसकी स्पीड भी 5 मीटर पर सेकेंड है। दोनों का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या स्पीड है? एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दोनों एट रेस्ट पे हैं। कैसे? सपोज ए और बी दोनों एक ही बस में बैठे हैं। ए भी उधर सीट पे बैठा, साइड में बी बैठा है, दोनों की स्पीड सेम है। तो लेकिन ए और बी आराम से बातें करते हुए जा रहे हैं क्योंकि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में उसे रेस्ट पे कहेंगे। इसे रिलेटिव मोशन कहते हैं। रिलेटिव मोशन यानी एक के रिलेशन में दूसरे की मोशन। अब अगर ध्यान से देखना, अगर बस के फर्श पे एक बॉक्स रखा हुआ है, बॉक्स बस के फर्श पे, तो बॉक्स और बस के फर्श दोनों ही इस स्पीड से आगे जा रहे हैं, तो दोनों के मोशन में कोई डिफरेंस है नहीं है, तो दोनों का रिलेटिव मोशन क्या है? 0। इस टाइम फ्रिक्शन तो होगा जो इस मोशन को अपोज करेगा, लेकिन वो स्टैटिक फ्रिक्शन एट रेस्ट होगा, मोशन वाला नहीं होगा। मोशन वाला कब होगा? जब जो जिस सरफेस के कांटेक्ट में है उनमें से एक चीज उस दूसरे के ऊपर मूव करती है, यानी एक स्लो मूव कर रही है तो दूसरी उस पर फास्ट मूव कर रही है, या एक रेस्ट पे तो दूसरी उस पर मूव करती है। इसको ऐसे देखो बेटा, ये मेरे दोनों हाथ देखो, अगर मेरे दोनों हाथ इस तरह से आगे या इस तरह से पीछे जाएंगे तो दोनों मेरे इन हाथों के बीच में फ्रिक्शन होगा? नहीं होगा, क्योंकि रिलेटिव मोशन क्या है? 0। दोनों आगे पीछे जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं एक को आगे ले जाऊं और एक को पीछे ले जाऊं तो इनमें रिलेटिव मोशन होगा और तब फ्रिक्शन होगा। तो जब दो ऑब्जेक्ट जिनका मोशन आपस में एक का ज्यादा और एक का कम हो, दोनों में डिफरेंस हो कोई ना कोई, तब रिलेटिव मोशन जनरेट होता है, उस टाइम फ्रिक्शन जनरेट होता है। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा? रिलेटिव मोशन। सेकंड देखो, फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द डैश ऑफ सरफेस, तो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सरफेस। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस। थर्ड देखो, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस। फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस करता है? फ्रिक्शन जनरली हीट प्रोड्यूस करेगा। मैंने बताया था हाथ को रब करके देखो तो क्या प्रोड्यूस होगा? हीट। तो फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, फ्रिक्शन अपोज द रिलेटिव मोशन, फ्रिक्शन डिपेंड ऑन नेचर, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। नेक्स्ट में जब हम देखेंगे स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड पे अगर पाउडर आप छिड़क देते हो तो फ्रिक्शन को क्या करता है? बढ़ा देता है या कम करेगा? इट रिड्यूसेस, कम करेगा, और कम करने को बोलते हैं रिड्यूसेस द फ्रिक्शन। वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा। रिड्यूस मतलब कम करना। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक मतलब रेस्ट पे है, स्लाइडिंग मतलब जब चल रहा है। तो दोनों में कौन सा कम और कौन सा ज्यादा था मैंने ग्राफ बना के भी बताया था। सबसे ज्यादा स्टैटिक होता है, तो स्लाइडिंग उससे कम होगा, तो हम लिखेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट है, कह रहा 4 बच्चे हैं, उनसे पूछा और आस्क्ड टू अरेंज फोर्स ड्यू टू रोलिंग। रोलिंग में स्टैटिक पे यानी रेस्ट पे, रोल मतलब घूम लुढ़कना, स्टैटिक रेस्ट पे, स्लाइड मतलब
फिसलना, चलना, फ्रिक्शन डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी सबसे पहले सबसे ज्यादा। तो इनमें से सबसे ज्यादा किस में होगा? हम ऑप्शन नहीं देखते, कह रहे ऑप्शन है, बताओ कौन सा सही है। हम इसमें सोचते हमने क्या पढ़ा था, सबसे ज्यादा फ्रिक्शन, अभी ऊपर भी पढ़ा हमने, स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है। तो पहले नंबर पे अगर हम इन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे पहले सबसे ज्यादा लिखेंगे, पहले नंबर पे स्टैटिक फ्रिक्शन लिखेंगे। उससे कम में अब इन दोनों को देखो, सबसे कम फ्रिक्शन किस में होगा, स्लाइडिंग में या रोलिंग में? बड़े बड़े बस, ट्रक, गाड़ियां, उनके पहिए किस तरह से चलते हैं? रोल करके चलते हैं, यानी सबसे कम फ्रिक्शन लगता है, तभी तो रोलिंग लगाया है। तो रोलिंग सबसे कम है, तो ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा। बचा स्लाइडिंग, यानी दूसरे पे। अब स्टैटिक, स्लाइडिंग और रोलिंग, तो ये दो तो है ही नहीं, ये दो हैं। इनमें देखो स्टैटिक के बाद स्लाइडिंग आना चाहिए, ये रहा, और फिर आना चाहिए रोलिंग। तो हमारा आंसर क्या है? सी। अब देखो तुम्हारे लिए ना ऑप्शन है, कई बच्चे क्या करेंगे, याद कर लेंगे कि दूसरे वाले क्वेश्चन का सी आंसर था, यहां से गलतियां करने शुरू हो जाती। याद ना करो, रीजन समझो। तुम्हें जब सी पे आंसर लगाया तो तुम्हें पता होना चाहिए स्टैटिक फ्रिक्शन क्या था, स्लाइडिंग क्या था, रोलिंग क्या था, दिमाग में इमेजेस आनी चाहिए इनकी। स्टैटिक मतलब जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होते है उस टाइम जो लगता है फ्रिक्शन, स्लाइडिंग जब फिसल रहे हैं मोशन में, और रोलिंग मतलब जब रोल कर रहे हैं, जैसे पेन ऐसे रोल करके आएगा ऊपर से, तो रोलिंग फ्रिक्शन है। रोल करके ज्यादा डिस्टेंस पे जाते हैं बजाय स्लाइडिंग के, तो रोल में सबसे कम फ्रिक्शन लगता है। हर एक पॉइंट का रीजन पता होना चाहिए, साइंस में तो चीजें याद रहती हैं। थर्ड क्वेश्चन देखना बेटा, अलीदा रन्स हर टॉय कार ऑन ड्राई मार्बल फ्लोर। सूखे मार्बल के फर्श पे अलीदा अपने खिलौने वाली कार को चला रही है। फिर उसने क्या किया, वेट मार्बल फ्लोर, गीले मार्बल के फ्लोर पे चलाया। फिर उसने न्यूज़पेपर पे चलाया, एंड फिर टॉवल्स बिखेर के स्प्रेड करके उसके ऊपर चलाया। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द कार ऑन द डिफरेंट सरफेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। इंक्रीजिंग यानी सबसे पहले कम और सबसे लास्ट में सबसे ज्यादा। तो देखो इसमें सबसे कम और सबसे ज्यादा कौन सा होगा, अपने मन में आंसर बनाओ। 2 मिनट देता हूं मैं, फिर तुमसे पूछूंगा, चीट मत करना, हर एक का रीजन पूछूंगा, तो रीजन के साथ समझना इसे। सबसे कम फ्रिक्शन जहां पे आप चल ही नहीं सकते, स्लिप कर जाते हो, फिसल जाते हो। जनरली आप देखोगे कि वेट मार्बल पे आप फिसल जाते हो, अगर गीला मार्बल है तो आप फिसल जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आना चाहिए वेट मार्बल फर्स्ट पे, सबसे कम फ्रिक्शन। फिर क्या है, ड्राई मार्बल है, न्यूज़पेपर और टॉवल। तो न्यूज़पेपर और टॉवल के बजाय ड्राई मार्बल ज्यादा चिकना है, तो ये दूसरे नंबर पे। थर्ड पे न्यूज़पेपर और टॉवल में से, तो न्यूज़पेपर ज्यादा प्लेन है बजाय टॉवल, क्योंकि टॉवल पे रेशे होते हैं। तो थर्ड पे न्यूज़पेपर, और सबसे ज्यादा फ्रिक्शन किसमें है, टॉवल। आप देखो आपकी कार, टॉय कार, इस पे सबसे दूर तक जाएगी, सेकंड नंबर पे इस पे, न्यूज़पेपर पे थर्ड, और फोर्थ पे टॉवल पे जाएगी सबसे कम डिस्टेंस। तो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन टॉवल। अब ये देखो ये अरेंजमेंट कौन से उसमें है, वेट मार्बल, ड्राई मार्बल, न्यूज़पेपर, टॉवल। वेट, ड्राई, न्यूज़पेपर, ए। तो इसका आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, सपोज योर राइटिंग डेस्क इज टिल्टेड ए लिटिल। जो लिखने वाला डेस्क है वो थोड़ा सा झुका दिया, एक तरफ से ऊपर उठा दिया, एक तरफ से नीचे। टिल्ट मतलब झुका देना। ए बुक कैप्ट ऑन इट स्टार्ट स्लाइडिंग। अब उसके ऊपर बुक रखी और वो फिर फिसलना शुरू कर देती है। शो द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन इट। बुक अगर नीचे की तरफ स्लिप करेगी तो फ्रिक्शन क्या होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। फ्रिक्शन क्या होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। देखना बेटा, अगर ये तुम्हारा डेस्क है तो ये सरफेस लगा लो, यहां पे बुक थी, सपोज ये बुक है, ये बुक किस तरफ स्लिप करेगी, नीचे की तरफ। ये मोशन है। फ्रिक्शन क्या होता है, अपोजिट टू द मोशन। तो फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा, अपोजिट फ्रिक्शन। तो आप लिखोगे फ्रिक्शन विल एक्ट अपोजिट टू द मोशन, दैट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। फ्रिक्शन विल एक्ट
opposite to the motion that is in upward direction. अपवर्ड डायरेक्शन में जो है फ्रिक्शन आपका काम करेगा. फिफ्थ, you spill a bucket of soapy water on a marble floor. मार्बल पे के फ्लोर पे गलती से तुम सोपी वाटर साबुन के पानी की बकेट को फैला देते हो. स्पिल फैला दिया, बकेट बाल्टी साबुन के पानी की मार्बल के फ्लोर पे एक्सीडेंटली तुमसे गिर गई है. वुड इट मेक इट इजी और मोर डिफिकल्ट फॉर यू टू वॉक ऑन द फ्लोर? आपके लिए अब उस फ्लोर पे चलना आसान होगा या डिफिकल्ट होगा? डिफिकल्ट होगा, क्योंकि स्लिप करने के चांसेस बढ़ जाएंगे. इट विल डिफिकल्ट. आंसर क्या है? डिफिकल्ट. वाई? बिकॉज फ्रिक्शन जो है रिड्यूस हो जाएगा. बिकॉज ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन. फ्रिक्शन रिड्यूसेस due to the soapy water, friction reduces, therefore it is difficult to walk on the floor. फ्रिक्शन जो है वो बहुत कम हो जाएगा. एंड द चांस ऑफ स्लीपिंग और स्लीपरी विल इंक्रीज. नेक्स्ट आगे देखो. एक्सप्लेन व्हाई स्पोर्ट्समैन यूज शू विद स्पाइक्स. स्पाइक्स मतलब नीचे, शूज के नीचे स्पाइक्स यानी एक तरह से कीले कांटे जैसे होते हैं शूज के नीचे. तो ये क्या करते हैं? टू इंक्रीज फ्रिक्शन. किस लिए होते हैं? टू इंक्रीज फ्रिक्शन. फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए होते हैं. टू फॉर्म बेटर ग्रिप विद द ग्राउंड, ताकि ग्राउंड के साथ अच्छी ग्रिप बनाई जा सके, इसलिए स्पाइक्स होंगे. इकबाल हैज टू पुश ए लाइटर बॉक्स. इकबाल एक हल्का बॉक्स पुश करता, धक्का लगा रहा है. और सीमा हैज टू पुश ए सिमिलर हैवियर बॉक्स ऑन द सेम फ्लोर, उसी फ्लोर पे. हु विल हैव टू अप्लाई ए लार्जर फोर्स एंड वाई? कौन ज्यादा फोर्स लगाएगा और क्यों? सेम फ्लोर है तो फ्रिक्शन तो सेम रहेगा. जो हल्का बॉक्स है वो फ्रिक्शन जो है कम लगाएगा. लाइट हल्के बॉक्स पे फ्रिक्शन कम होगा, और जो हैवी बॉक्स है उस पे फ्रिक्शन ज्यादा. तो इसने पूछा है हु विल अप्लाई लार्ज, तो आंसर आ जाएगा सीमा. हु की जगह लिखोगे सीमा विल अप्लाई ए लार्ज फोर्स ऑन द बॉक्स बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स ऑब्जेक्ट के मास पर भी डिपेंड करती है. एंड सीमा इज पुशिंग ए हैवियर बॉक्स देन इकबाल. इकबाल के कंपैरिजन में, इन कंपैरिजन ऑफ इकबाल्स बॉक्स वेट, सीमा's box weight is more. Therefore, friction in case of Seema's box is more than the case of Iqbal's box. Therefore, Seema will have to apply large force. तो सिंपल अगर इसी में से आंसर लिखोगे तो सीमा का नाम लिख देना. ड्यू टू मोर फ्रिक्शन, फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ये तीन चीजें तुम्हें लिखनी है. तीनों तुम पहले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हो. एक्सप्लेन व्हाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन. तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से व्हाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन. हमने पढ़ा कि अगर दो टाइप के फ्रिक्शन है, स्लाइडिंग और स्टैटिक. तो स्लाइडिंग मोशन के टाइम है और स्टैटिक रेस्ट में. तो रेस्ट के टाइम में जो फ्रिक्शन है ज्यादा है इसके कंपैरिजन में. क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाई, क्यों. तो आंसर लिखवा रहा हूं, देखना ध्यान से. फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय, फ्रिक्शन इज caused by
द इंटरलॉकिंग ऑफ irregularities, interlocking of irregularities, the friction is caused by the interlocking of irregularities in the two surfaces. जो दो सरफेस हैं उनके बीच में जो इरेगुलरिटीज है वो इंटरलॉक हो जाती हैं, तब फ्रिक्शन जनरेट होता है. व्हेन द ऑब्जेक्ट स्टार्ट स्लाइडिंग, व्हेन द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स स्लाइडिंग, द कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑन इट्स surfaces do not get enough time to lock into the contact point of the other surface. So the sliding friction is smaller than the static friction. मीनिंग समझने की कोशिश करना. हम पहले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं. फ्रिक्शन किस वजह से होगा? जब इरेगुलरिटीज इंटरलॉक हो जाएंगी और जब ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसे इतना टाइम नहीं मिलता, डू नॉट गेट इनफ टाइम, कि वो लॉक हो सके, इंटरलॉक हो सके कॉन्टैक्ट पॉइंट के साथ. इसीलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है, खड़ी है, तो आराम से इंटरलॉकिंग हो जाएगी, इनफ टाइम मिलेगा ताकि लॉक हो सके दोनों सरफेसेस की इरेगुलरिटीज. गिव एग्जांपल टू शो दैट फ्रिक्शन इज बोथ ए फ्रेंड एंड अ फो. ये हमने बुक में मार्क किया था, तो वहां से आप अच्छी तरह से कर सकते हो कि हमारा दोस्त और जो दुश्मन है वो किस तरह से है. तो फ्रिक्शन इज बोथ फ्रेंड एंड फो, दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट फ्रिक्शन इज नेसेसरी एविल. जरूरी दुश्मन है हमारा. तो कैसे फ्रिक्शन दोस्त कैसे है? हमने बताया था कि ग्लास को होल्ड करने के लिए, ठीक है, और हमें फ्रिक्शन की जरूरत, अदरवाइज हम ग्लास पकड़ेंगे, ग्लास स्लिप कर जाएगा. लिखने के लिए फ्रिक्शन की जरूरत है, पेन पेंसिल तभी लिख पाएंगे जब फ्रिक्शन होगा, अदरवाइज लिख नहीं पाएंगे. ब्लैक बोर्ड पे टीचर फ्रिक्शन की वजह से लिख पाएगा, अदरवाइज चौक से ब्लैक बोर्ड पे लिखा नहीं जाएगा. अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो मूविंग ऑब्जेक्ट कभी स्टॉप नहीं हो सकती, रुक ही नहीं सकती. दीवार में जो नेल है वो फ्रिक्शन होगा तो ही नेल दीवार में टाइट हो सकता है, आप गाड़ सकते हो, अदरवाइज नेल सरफेस पे रखेगा और स्लिप हो जाएगा. कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं होगी अगर फ्रिक्शन नहीं होगा. एक ब्रिक के ऊपर दूसरी ब्रिक रखोगे और वो स्लिप करके साइड गिर जाएगी. और अब ये बुरा कैसे है? फ्रिक्शन वियर एंड टीयर चीजों को घिसा देता है. घिसाने की वजह से हमें उन्हें बार बार बदलना पड़ता है. बदलने की वजह से हमारे जो है कॉस्ट लगती है, खर्चा आता है चीजों पे. जूते घिस जाते हैं आपके, मशीनों के पार्ट्स घिस जाते हैं, गाड़ियों के टायर घिस जाते हैं. तो इस तरह से फ्रिक्शन नुकसान भी करता है. फ्रिक्शन होता है तो एनर्जी लॉस होती है हीट की फॉर्म में, तो आपका जो फ्यूल है वो ज्यादा खर्च होता है. तो फ्रिक्शन के नुकसान भी हैं और फ्रिक्शन की जरूरी भी है. 10th, एक्सप्लेन व्हाई ऑब्जेक्ट मूविंग इन फ्लूइड मस्ट हैव स्पेशल शेप. फ्लूइड के अंदर जो ऑब्जेक्ट मूव करते हैं उनकी स्पेशल शेप क्यों होती है? जैसे हमने बात की थी, बर्ड्स हैं जो हवा में उड़ती हैं, एयर इज अ फ्लूइड.
फिशेस जो वाटर में मूव करती हैं, इनकी जो स्पेशल शेप्स होती हैं ताकि जो एयर या फ्लूइड का जो फ्रिक्शन है ये उसको ओवरकम कर सके, कम से कम जो फ्रिक्शन है वो इन पे अप्लाई हो और इनकी एनर्जी जो है वो कम से कम वेस्ट हो उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने में। इसीलिए इनकी जो बॉडी होती है स्पेशल, उसको हम स्ट्रीमलाइन शेप बोलते हैं। स्ट्रीमलाइन शेप्ड बॉडी, जैसे कार, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज स्पेशल बॉडी अगर इस तरफ मूव कर रहा है तो आगे की तरफ से ऐसे होगी ताकि जो एयर आए, एयर इधर से और इधर से निकल जाए, वाटर इधर से और इधर से निकल जाए और ये ऑब्जेक्ट जो है ये इस तरह से आगे बढ़ सकती है ऐसे। तो इसे स्ट्रीमलाइन शेप कहते हैं। बर्ड्स की, फिशेस की आप शेप देखोगे इसी तरह की होती है टू रिड्यूस दी फ्रिक्शन।